तो आप सब स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। YouTube चैनल का नाम है एजुकेशन। तो आज हमारी है फर्स्ट क्लास, जो 10th क्लास है उसका जो पहला चैप्टर है, यानी कि पहला अध्याय है, जो हम हिंदी मीडियम वालों के लिए क्लासेस है, जो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। ये बहुत ही रोचक एवं बहुत ही अच्छा जो लेसन है, चैप्टर है। तो आज हम इसी पर चर्चा करें। इसी को एक शॉर्ट वन वीडियो में हम इसको पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे। मुझे आशा है कि आप सब में हमारा साथ देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथ में अगर आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। अगर आपके कमेंट ज़्यादा होंगे तभी हम नेक्स्ट लेसन पर वीडियो लेकर आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, स्टार्टिंग जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जो रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं, अभिक्रिया यानी कि किसी भी तत्व का दूसरे तत्व के साथ विलीन होकर एक नया तत्व बनना, क्या ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, रासायनिक और भौतिक। भौतिक अभिक्रियाएं जो हमें जिनको हम देख सकते हैं उस प्रक्रिया के होते हुए, जैसे कि किसी बॉक्स को तोड़ देना, तो ये क्या है, वो टूट गया है वो बॉक्स, वापस वैसा नहीं। अगर हम इस पेंसिल को लेते हैं, हमने इस पेंसिल को छील दिया है और छीलने के बाद ये क्या होगी, ये एक इसकी नोक निकल आई है, तो ये भी क्या है, भौतिक जो अभिक्रिया है। लेकिन जो रासायनिक अभिक्रिया है, जो जिसके रासायनिक गुण धर्म बदल जाते हैं, यानी कि उसके अंदर के जो गुण धर्म है, जो वस्तु के गुण धर्म है, वो ही बदल जाए किसी अन्य वस्तु के मिलने से। जैसे कि आप उदाहरण के लिए हम मान सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट आ गया, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देना जाए, ठीक है। तो दूध में से क्या है, एक खट्टी खट्टी स्मेल आ जाएगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर लो हो जाएगा। सेकंड है, लोहे का जो अगर हम नॉर्मली देखते हैं, कोई भी लोहे की चीज़ है, अगर उसमें पेंट वगैरह नहीं किया, नई बनी है, कुछ दिन के लिए हम उसे खुला छोड़ दें और नमी का या बारिश का मौसम होता है, तब वो उसके ऊपर ब्राउनिश जो एक कलर सा आ जाता है, ऊपर हमें तो कलर लगता है, लेकिन वो क्या होता है, उस पर जंग लग जाता है। वो जंग लगना भी क्या है, लोहे पर, वो एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे जो उदाहरण दे रखे हैं, हमने बुक में पढ़े हैं। जो अंगूर का किण्वन होना, भोजन का पकाया जाना, हमारे शरीर को भोजन का पचाना, हमारा सांस लेना, ये सब क्या है, जो प्रक्रियाएं तो होती हैं, उससे तत्व भी बनते हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है। उन्हें टेक्सचर से हमें पता चलता है क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो भौतिक जो परिवर्तन थे वो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, तब हम कह सकते हैं कि वह एक रासायनिक अभिक्रिया। जिस तरह से दूध का दही में बनना, ठीक है, और लोहे पर जंग लगना, ठीक है, हमारे भोजन का पचना, हमारा सांस लेना, ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो अभिक्रियाएं हम लेते हैं वो सब क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं। इसी प्रकार से एक अभिक्रिया का इन्होंने उदाहरण दिया है, जो रासायनिक जो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम रबड़ को हम जलाने से पहले थोड़ा सा घिसते हैं, तभी तो ये वो जलती है, वो क्या एक रासायनिक अभिक्रिया है। और इन अभिक्रियाओं को हम किस प्रकार से लिखते हैं, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए, तो जो इन रासायनिक अभिक्रियाओं के होने से जो परिवर्तन आते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, देखो, वो अवस्था में परिवर्तन होते हैं, उनके रंग में। अवस्था में जैसे जो दूध था पहले तरल पदार्थ था, वो अब हल्का क्या है, गाढ़ा द्रव हो जाता है, क्योंकि दही बन जाता है। इस तरह से अवस्था में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन आ जाता है, जैसे कि लोहा पहले ब्लैक कलर में, उसके ऊपर भूरे रंग की जो जंग की चढ़ जाती है। गैस का निष्कासन, तापमान में परिवर्तन, ये सब क्या है, हमारे जो अभिक्रिया हुई है उसके परिणाम होते भी। क्या अभिक्रिया होने के बाद हमें परिणाम स्वरूप किस किस तरह के जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम मैग्नीशियम को अगर जलाते हैं, मैग्नीशियम रबड़ को, जैसे मैंने पहले बताया था, तो उसको जलने के बाद बचता क्या है, एक सफ़ेद रंग का जो चूर्ण है। यानी कि जिस तरह से हम लकड़ी को जलाते हैं और वो राख निकलती है, उसी तरह से जो उसका वेस्टेज है तो चूर्ण के रूप में निकला सफ़ेद रंग का, ठीक है,
उसी प्रकार से जो रासायनिक अभिक्रिया तो हमने पढ़ ली भी कैसे होती है। अब देखो इसके समीकरण कैसे बनते हैं। समीकरण कैसे होते हैं, जब जैसे हमने मिल्क लिया या किसी भी लोहे वगैरह का जो हमने अभी जिक्र किया है, इनको किसी सूत्र के रूप में लिखना, यानी कि इसका हम एक नाम देते हैं, हर जगह ही उसी का वही नाम होगा। जैसे कि जो लोहा है उसको हम आयरन कहते हैं, आयरन का सूत्र होता है, यानी कि उनको हम जिस रूप के हम लिखते हैं, यानी कि जब हम ऑक्सीजन के उपस्थिति में मैग्नीशियम रबड़ को जलाते हैं, यानी कि मैग्नीशियम का हम कैसे मतलब अभिक्रिया को सूत्र में दर्शाते हैं, हम ऐसे लिखते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से जो अभिक्रिया हुई वे जो अभिकारक। अब ये भी बताएंगे कि सूत्र होते कैसे, बनते कैसे। जिन दो वस्तु या पदार्थों का, वस्तुओं या पदार्थों का हम के साथ हम अभिक्रिया करते हैं, उन पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। जिनके साथ अभिक्रिया करवाई जा रही है उनको हम कहेंगे अभिकारक। और जो हमें परिणाम स्वरूप मिला, यानी कि अभिक्रिया होने के बाद जो मिला है, यानी कि जब हमने जो दूध का दही बना है, जो वो दही है वो हमें क्या मिला है, एक उत्पाद मिला है, यानी कि एक वस्तु मिली है, उत्पाद मिले हैं, ठीक है। तो उसे इन दोनों के साथ अभिक्रिया कराने के बाद जो हमें मिलता है उसे क्या कहेंगे हम, उत्पाद। और जिनकी हम अभिक्रिया करवा रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे, अभिकारक, क्योंकि उनके साथ क्या हो रही है, अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए जिस तरह से अभिकारकों के बीच में जो योग को हम किसके, यानी कि मैंने अभी आपको दिखाया है कि जैसे कि हम दो के भी क्रिया करवा रहे तो हम अभिक्रिया करा रहे तो जोड़ का निशान, यानी कि जिनके साथ जिनका योग, यानी कि जिनको मिला रहे हैं उनके बीच में कौन सा निशान होता है, ये जमा का निशान होता है। गणित में पढ़ाई ही होगा, ठीक है। तो आगे देखिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये भी हमें पता है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दिखाने के लिए हम इस तरह के निशान का हम जो है यूज़ करते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो उत्पाद बना है इसको इस तरफ से दर्शाएंगे और अभिकारक किस तरफ होंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और जो हमें उत्पाद मिला है वो किस तरफ होंगे, राइट हैंड साइड। इसमें यही बताया गया है। आगे आएगा रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है। अभी मैंने बताया था जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को इस तरह से लिखा जाता है कि Mg इसकी फॉर्म होती है। और ऑक्सीजन को हम किस तरह से लिखते हैं, हम ऑक्सीजन को लिखते हैं O2, ठीक है। तो इसी प्रकार इन सूत्रों में लिखना ही क्या है, हमारे रासायनिक समीकरण का सूत्रबद्ध करना होता है, ठीक है। और जो हमें उत्पाद मिला है हम इनको मिलाने के बाद जो हमें मिला MgO, ठीक है। तो इस प्रकार जैसे किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण जो कंकाली रासायनिक समीकरण का कहलाता है, यानी कि उनके जो हमने सूत्र प्रतिबद्ध कर दिया है वो क्या है, रासायनिक समीकरण लिखना कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारे रासायनिक जो समीकरण है उसे संतुलित कैसे करें, यानी कि अब देखो हमने यहीं पे देखा है जैसे कि Mg सिंगल है यहाँ पे और जो O2 है यहाँ पे डबल है, यानी कि O क्या है, 2 है। MgO यहाँ पे O सिंगल दे दिया लेकिन यहाँ पे तो डबल था। इन जो दोनों चीज़ों को बराबर भागों में बांटना ही क्या है, जो हमारे समीकरण का संतुलन करना है या संतुलित करना है। जैसे हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसी तरह राइट हैंड साइड। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है, पहले तो देखो हमारे पास पदार्थ जो है उनके सबके नाम लिख दो। हमारे पास मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है, मैग्नीशियम कितने हैं, 1 है, और ऑक्सीजन कितनी है, 2 है। अब राइट हैंड साइड में कितने हैं, राइट हैंड साइड में दोनों ही क्या है, 1 है। लेकिन इन्हें संतुलित करने के लिए ये वाला जो 2 था इन्हें हमें डबल करना होगा, यानी कि इसे 2 बनाने के लिए हम इसकी 2 के साथ गुणा कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मिस्टेक होगी कि जो Mg है वो भी 2 हो गया, अब इसे भी संतुलित करना होगा, इसलिए हम यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। तो ये जो समीकरण है संतुलित हो, क्योंकि ये भी 2 है, ये भी 2, और इधर दोनों भी 2 पूरे काउंट हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हम समीकरण को संतुलित करते हैं, ठीक है। आगे चलिए, इसी प्रकार से ये जो संतुलन दर्शाया गया है। जैसा कि पढ़ चुके हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो किस प्रकार से कैसी अभिक्रियाएं होती है, किनको अभिकारक कहते हैं, किसे उत्पाद कहते हैं, और ये कैसे संतुलित करते हैं। इसी प्रकार से सभी करनी होती है। हम वन शॉट बना रहे हैं तो इसलिए हमें क्या है,
हमें थोड़ा जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। तो आगे देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। प्रकार क्या क्या, इसके कई प्रकार है। इसमें हम पहला पढ़ेंगे समायोजन। समायोजन क्या है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, किसी चीज़ का एक दूसरी चीज़ में समा जाना क्या कहलाता है, समायोजन। जैसे कि उदाहरण के लिए हमने बिना भुजा हुआ चूना प्लस H2O, देखो यहाँ पे बिना भुजा हुआ जो चूना है उसमें क्या पानी डाला गया है, तो इस प्रकार से जो चूना हो जाता है भुजा हुआ। सीधी सी बात है, आग जल रही है, पानी डाल दे, आग बुझ जाएगी। उसी तरह चूना है, एक आग का ही उदाहरण है एक। तो उसी प्रकार उसमें H2O का अर्थ होता है जल, इसका होता है बिना भुजा हुआ चूना। ठीक है, तो अब हम इनको और इसके साथ जो अभिक्रिया करेंगे, जो हमें पदार्थ यानी कि उत्पाद प्राप्त होगा वो क्या होगा, भुजा हुआ चूना, यानी कि वो भुज जाएगा और पानी क्या उसके अंदर ही समा जाएगा। यही क्या होता है, समायोजन अभिक्रिया। ठीक है, और उदाहरण भी मैंने आपको बता ही दिया है। बिना भुजा हुआ चूने की अभिक्रिया हम जल के साथ करेंगे तो हमें प्राप्त होगा भुजा हुआ चूना। ठीक है, और इसी तरह हम कोयले का दहन का उदाहरण भी लिख सकते हैं। और इसको सूत्र में कैसे लिखते हैं, यानी कि अब मैंने आपको बता तो दिया, लेकिन हम इसे लिखेंगे कैसे। देखो, दो या दो से अधिक जो अभिकारक है उनका समायोजन करके एक एकल उत्पाद का जो निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, समायोजन अभिक्रिया। इस प्रकार हम इसे मतलब लिखने के रूप में हम इसकी जो परिभाषा लिख सकते हैं। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जिन अभिक्रियाओं के उत्पाद में विभिन्न प्रकार के ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्मा अक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे हमने प्राकृतिक गैस ले ली, O2 ले लिया, जो भी हमारी ऑक्सीजन, तो उनके साथ जब हम अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में H2O यानी कि जल की बूंदे और प्लस में ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया होगी। ठीक है, अब आगे देखिए, अगली है वियोजन, जो दूसरे प्रकार है जो रासायनिक अभिक्रिया का, वियोजन। वियोजन का मतलब जुड़ जाना, दो पदार्थों का आपस में जुड़ जाना, यानी कि एक एकल उत्पाद है। जैसे कि हम उदाहरण के लिए बेस्ट उदाहरण लेते हैं। ठीक है, जैसे पहले तो इसकी परिभाषा, इस प्रकार की अभिक्रिया एकल अभिकारक टूटकर, जैसे देखो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि दो अभिकारक मिलकर एकल अभिकारक बनाता है, उत्पाद बनाता है। इसमें क्या है, जो एकल वो क्या बन गया, जो अभिकारक हो गया। अब इसके दो उत्पाद बनेंगे या तीन बनेंगे, तो देखिए इस प्रक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बना देता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, वियोजन अभिक्रिया। जैसे हम चूना पत्थर ले लेते हैं, ठीक है, इसमें ऊष्मा अगर इसे गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बिना भुजा हुआ चूना, यानी कि बिना भुजा हुआ चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, तो हमें दो पदार्थ प्राप्त हुए, एक तो बिना भुजा हुआ चूना, ऊपर से हमें गैस मिली। ठीक है, तो ये कौन सा उदाहरण हो गया, वियोजन का, यानी कि जुड़ना, यानी कि दो पदार्थ नए प्राप्त होते हैं हमें। नेक्स्ट आप स्टार्ट करते हैं दूसरी जो अभिक्रिया, विस्थापन के नाम से हमें पता चल रहा है किसी वस्तु का अन्य वस्तु या किसी अभिकारक का दूसरे अभिकारक में विस्थापन हो जाना क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया। इसका हम आपको परिभाषा भी कराएंगे। पहले तो हम उदाहरण देख लेते हैं। मैंने आयरन बताया था आपको, आयरन को क्या किसी नाम से या किस सूत्र से वो करते हैं, लिखते हैं हम Fe। ठीक है, और कॉपर सल्फेट, जब कील का कॉपर सल्फेट के साथ जब हम अभिक्रिया करते हैं तो क्या हमें तब हमें आयरन सल्फेट मिलता है, यानी कि FeSO4, यानी कि इसका जो एकल पदार्थ है वो किसके साथ मिल जाता है, SO4 यानी कि सल्फर के साथ मिल जाता है और कॉपर को अलग कर देता है। क्या हुआ, इसमें इस वस्तु के साथ अन्य वस्तु का क्या हो गया, विस्थापन हो गया। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसका एक जो व्याख्या हम लिखते हैं, इस अभिक्रिया में एक पदार्थ या एक अभिकारक दूसरे तत्व को कॉपर सल्फेट के विलयन में स्थापित कर देता है, या इसी के आधार पर हम लिख सकते हैं एक अन्य का दूसरे में जुड़ जाना क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया। इसी तरह हम इसमें क्या हुआ, हमें मिला एक जो पदार्थ है उसका विस्थापन। आगे हम पढ़ेंगे दो पदार्थों का
एक दूसरे में विस्थापन, यानी हम उसे कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में देखिए, हम क्या किया, हमने सोडियम प्लस बेरियम का जब हमने विस्थापन, सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड का जब हमने विस्थापन किया तो यहाँ पे क्या मिला, बेरियम के साथ सोडियम मिल गया और सोडियम के साथ क्लोराइड मिल गया। तो हमें दोनों पदार्थों के दो पदार्थ मिले, लेकिन अलग अलग उत्पाद बने हैं। जैसे कि सोडियम सल्फेट, यहाँ पे बेरियम सल्फेट मिला, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड था। चलो देखते हैं। अभी ये अभिक्रिया हमें एक साथ किसी एक अभिक्रिया में मिली, दोनों भाई ऑक्सीजन जुड़ रही है और घट रही है दोनों, तो उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जब हमने कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन की अभिक्रिया की तो क्या हुआ, हाइड्रोजन में O प्लस हो गया और जो कॉपर ऑक्साइड था इसमें से ऑक्सीजन घट गया। तो ये जो अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसका ये उदाहरण के रूप में हम इस समीकरण को लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। बस हमारा लेसन कंप्लीट होने को आया है। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में हमने पूरा लेसन है जो कंप्लीट कर। सन अक्षारण, सन अक्षारण क्या है, जैसे लोहे की कोई नई कील है और जो वायु के संपर्क में और नमी के संपर्क में आने के बाद जो उस पर ब्राउन कलर की जो परत चढ़ती है, यानी ब्राउन भूरे रंग की जो परत चढ़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, सन अक्षारण। अभिक्रिया के कारण क्या है, उस पर भूरे रंग की परत जिसे हम जंग कहते हैं वो चढ़ जाती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, सन अक्षारण अभिक्रिया। ठीक है, तो इससे बचने के उपाय हम बताएंगे। इसके जो सन अक्षारण अभिक्रिया है, इसका हम जो व्याख्या लिखें, जब कोई वस्तु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आने पर जब सन अक्षारित हो जाती है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सन अक्षारण प्रक्रिया। इससे बचाव के बहुत सारे क्या है उपाय है, जैसे कि पेंट कर देना, ग्रीस लगा देना, ये सब क्या है, किसी अन्य परत का चढ़ जाना, सब क्या है, सन अक्षारण अभिक्रिया के ही उदाहरण है। ठीक है, तो हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं, पेंट करके, ये लोहे पे पेंट कर देते हैं तब तो क्या है वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाएगा, ना ही किसी नंबर के संपर्क में आ पाएगा। ग्रीस लगा सकते हैं। आगे देखिए, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता वह होती है जो वसायुक्त और तेलयुक्त पदार्थ लंबे समय तक रखे रहते हैं और वे क्या है अपचयित हो जाते हैं, जिसके कारण क्या है वे जो पदार्थ है ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिसके कारण क्या उनमें से एक अजीब गंध आने लगती है, उसे क्या कहते हैं हम, विकृत गंधिता। ठीक है, इससे बचाव के भी कई उपाय है, जैसे या तो उसे फ्रिज में हम उस खाने को रखें, या दूसरा है जो चिप्स वगैरह है उनको बचाते हैं, कैसे कि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है जो कि उस खाने को बहुत लंबे समय तक रखती है, जिससे बहुत जो अभिक्रिया है ऑक्सीकृत होने की वो क्या है धीमी हो जाती है, जिससे वो जो चिप्स है वो खराब नहीं होते, लंबे समय तक चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार से हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, आप इसी तरह से दूसरे लेसन्स भी पढ़ना चाहते हैं वन शॉट वीडियो में, तो प्लीज़ हमारे चैनल पर कमेंट करें, तभी अगली जो वीडियो आपको मिलेगी।